हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं से राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में 21 डेज रिवीजन हमारा चल रहा है, जिसके अंदर 17 डेज हम कर चुके हैं। हमारे तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए 21 डेज रिवीजन जो है चल रहा है, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम के लिए, जिसमें आज का लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा एफएमएसएम को। बच्चे जानना चाह रहे हैं सर एफएम का है या एसएम का, तो बता दें भाई हमारे एफएम के सभी सेशन खत्म हो चुके हैं और एसएम में भी हम 3 चैप्टर अपने खत्म कर चुके हैं। आज बारी है डे नंबर 18, सेशन नंबर 18 की, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 4 की, जो कि है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। कुल मिलाकर हमारे 4 सेशन रहते हैं, आज का 18, फिर 19, 20 और 21। तो इन 4 सेशन के अंदर जो 2 सेशन होंगे 18 और 19, इसमें बात करेंगे स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की, और लास्ट वाला जो चैप्टर आ जाएगा वहां पर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन की बातचीत जो है करेंगे अंतिम 2 सेशन के अंदर। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए पुत्र, सब तो पहला वीडियो नो लाइक कर देना, सो दैट मैंने पता चल जाए तो अनु मजा आ रहा हैगा। और जो भी मैं करवा रहा हूं आपके अटेम्प्ट के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं। जो भी हम यहां पर फाइल यूज करें वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इसी के साथ आज का सेशन पुत्र करते हैं स्टार्ट। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। आइए जी, 21 डेज चैलेंज फॉर एडवांस अकाउंट, कॉस्ट एंड एफएमएसएम। और आज का जो बाउंड्री है उसे हम जो है फिक्स कर लेते हैं कि भैया आज डे नंबर 18 है, जहां पर स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात करनी है और सामने लिखा है 1, मतलब आज पहला लेक्चर है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस का, पहला रिवीजन चल रहा है। डे नंबर 19 में मिलोगे तो इसी चैप्टर की रिवीजन की बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस क्या कहता है, चैप्टर नाम से क्लियर है। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बहुत बार आपको चूज करना होगा आउट ऑफ वेरियस ऑप्शन की, क्या मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं। अगर आप बिजनेस एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, क्या मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है क्या मैं इसी में एक्सपेंड कर लूं या टोटली अनरिलेटेड बिजनेस में कर लूं। अगर इसी बिजनेस में करना है तो क्या मैं कहीं पर ज्योग्राफिकल लोकेशन कहीं पर नया खोल लूं, या फिर क्या मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लूं, क्या मैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लूं, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं। या फिर मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा ढंग से, अब आपको सोचना है कि क्या करूं, क्या यार मैं, अगर मान लो हम 4 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट लाइन नहीं चल रही क्या उसको बंद कर दूं, क्यों फालतू में चलाना है, या फिर क्या मैं इसको टर्न अराउंड करने की कोशिश करूं, या फिर और कोई ऑप्शन। तो इस तरह से देयर आर प्लेथरा ऑफ चॉइसेस व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इन द टुडेज कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। बात इतने से है, आपको वो वाली चीज को चूज करना है जिसके बलबूते आप अपने आप को लेकर आगे बढ़ सके और सर्वाइव कर सके इस एवर इवॉल्विंग डायनेमिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। इसी के बारे में जो खूब चर्चा इस पुत्र चैप्टर के अंदर की जाती है। तो कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कुछ केस स्टडी और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आ जाइए जी, पहला प्रश्न आपके सामने यो रहा। हाँ जी, गौतम एंड सिद्धार्थ, 2 ब्रदर्स, आर द ओनर्स ऑफ अ क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद। ठीक है, दे आर डूइंग वेल एंड हैव सब्सटेंशियल सरप्लस फंड्स अवेलेबल विद इन द बिजनेस। कहता जी बढ़िया काम चल रहा है और उनके पास ना कुछ फंड्स अवेलेबल हैं। They have different approaches regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable in future। पैसा सरप्लस है, आगे कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन कहता बात ऐसी है कि दोनों की जो स्ट्रेटेजी है ना, डिफरेंट अप्रोच है दोनों की रिगार्डिंग द कौन सी स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए। Gotham is interested in acquiring another industrial unit located in Faridabad, manufacturing the stationery items like permanent markers, notebooks, pencils, sharpeners, envelopes and other office supplies। तो जो गौतम है, दोनों भाइयों में से जो गौतम है वो कह रहे हैं कि भाई फरीदाबाद में एक और इंडस्ट्रियल यूनिट है जहां पर ये स्टेशनरी का सामान बनता है, तो हम क्या करते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड क्वेश्चन सेज पुत्र सिद्धार्थ डिजायर्स टू स्टार्ट अनदर यूनिट टू प्रोड्यूस द रेडीमेड गारमेंट। अभी क्या करते हैं, ध्यान से देखेंगे, अभी ये क्या कर रहे हैं, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अभी कपड़ा बनाते हैं, मतलब रॉ कपड़ा, उस कपड़े को शायद आगे बेच देते होंगे, फिर जिनको बेचते हैं वो रेडीमेड क्लोथ्स बनाते हैं, जैसे कि कोट हो गया, जैसे कि टी शर्ट हो गया, जैसे कि हैंकी हो गया, तरह तरह की क्लोथ्स, शर्ट, ट्राउजर एक्सेट्रा। तो दूसरा भाई जो सिद्धार्थ वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करते हैं, एक और यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं, हम खुद ही रेडीमेड गारमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्लोथ तो अपने पास है ही है, तो हम खुद ही रेडीमेड गारमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया, डिस्कस द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बीइंग सजेस्टेड बाय द 2 ब्रदर्स विद रेफरेंस टू द पे ऑफ एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड। तो कहता आप बताओ कि दोनों ब्रदर की जो चॉइस है उसको टेक्निकल नेम दो। इट सेज आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बीइंग सजेस्टेड बाय दिस 2 ब्रदर विद रेफरेंस टू द पे ऑफ एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड, मतलब क्या फायदा और क्या रिस्क इसमें रहेगा। तो साफ साफ पता लग रहा है जी, गौतम जो है वो टोटली क्लॉथ वाले बिजनेस से उठकर जाना चाहते हैं डिफरेंट बिजनेस में, यानी कि वो कर रहे हैं टोटली डिफरेंट काम, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। जबकि जो सिद्धार्थ है वो उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि आप सेम बिजनेस में बढ़ा रहे हो, तो दैट इज योर वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इस तरह से बात जो है रहेगी। तो आइए देखते हैं, गौतम विशेस टू डाइवर्सिफाई इन अ बिजनेस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी टर्म्ड एज द कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली किया जाता है रिस्क मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही बिजनेस पे अपने सारे फंड्स लगा देंगे, एक ही बिजनेस में सारी एनर्जीज लगा देंगे, कभी भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो गई भैया, तो उस केस में आपका एक ही बिजनेस था और
आपके पास रिस्क डाइवर्सिफाई करने का कोई और चारा नहीं था, इसलिए अगर कभी भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो आप एकदम से सेटबैक लेने की हालत में नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपके मल्टीपल ऑफ बिजनेसेस होंगे, एक ही समय पर सभी बिजनेसेस हमारे हिट हो, ऐसा मुश्किल रहेगा। तो गौतम की अप्रोच जो है वो इस बारे में है कि भाई डाइवर्सिफाई रिस्क होना चाहिए, इसलिए वो कॉन्ग्लोमरेट की तरफ जा रहे हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम्स लाइक पेंसिल, मार्कर, नोटबुक, शॉर्पनर, एनवेलप एक्सेट्रा विच इज नॉट रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो कहता भैया कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में जो नया जो बिजनेस आप देख रहे हो या फिर जो प्रोडक्ट है वो टोटली डिसजॉइंटेड होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट इन एवरी वे, टोटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। ठीक है ना। कहता जी प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, फंक्शन किसी भी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड द एग्जिस्टिंग वन। सिंपली बोलें तो कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हैज नो कॉमन थ्रेड एट ऑल विद द फर्म्स प्रेजेंट पोजीशन। तो ये भैया कॉन्ग्लोमरेट को आपने चिपकाना था यहां पे। ऐसा नहीं एग्जाम में वर्ड बाय वर्ड यही लिख कर आने, लेकिन हाँ कुछ कीवर्ड्स इसमें से आपको मेंशन करने होंगे, बाकी आप अपनी नॉलेज के हिसाब से यहां पर देकर आ सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं सिद्धार्थ की, ऑन द अदर एंड सिद्धार्थ सीक्स टू मूव फॉरवर्ड इन द चेन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बाय अडॉप्टिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, या फिर आप इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। होता क्या है जी, मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपके ऑपरेशंस हैं एज ऑफ नाउ। हम कहते हैं भैया अगर आप पीछे या आगे जाते हैं तो हम इसको कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम बोलते हैं जी बैकवर्ड, अगर आप आगे की तरफ आ रहे हैं तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड। ये आगे पीछे का क्या मतलब है भाई? बैकवर्ड का मतलब हो गया कि जब आप क्लोज टू द रॉ मटेरियल जा रहे हैं जहां से आपके सप्लायर्स आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं क्लोज टू द सोर्स ऑफ मटेरियल तो वो बैकवर्ड है। आप आगे सप्लाई करते हैं दूसरे यूनिट्स को जो कि फर्दर रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं। सो इफ यू आर मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द कस्टमर्स, टुवर्ड्स योर कस्टमर्स, देन दैट इज कॉल्ड एज द फॉरवर्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका काम था क्लोथ मैन्युफैक्चर करना, अब आप कह रहे हो भाई मैं तो रेडीमेड गारमेंट बनाना चाहता हूं, मतलब आप फॉरवर्ड जा रहे हैं। उस क्लोथ से आगे जो चीज बनती है अब आप वो कह रहे हैं कि हम खुद ही ये वाली चीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सो द क्लोथ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द existing process can be used as a material, raw material for the garment manufacturing business। ऑब्वियस सी बात है, जो हम क्लोथ बना रहे हैं, अगर मैं रेडीमेड गारमेंट बनाना चाहता हूं तो जो हम क्लोथ बना रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग यूनिट में, उसका जो आउटपुट आया वो मेरे दूसरे यूनिट के लिए जो मैं नया स्टार्ट करना चाह रहा हूं रेडीमेड वाला, उसके लिए इनपुट हो जाएगा। इन सच डाइवर्सिफिकेशन द फर्म्स ऑप्ट टू एंगेज इन बिजनेसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म। द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द सेम प्रोसेस, मूव्स ओनली फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द चेन। ये जनरल हो गया, हमारे केस में तो फॉरवर्ड जा रहे हैं। इट एंटर्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोसेस स्टेप विद द intention of making them into new businesses for the firm, and मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द फर्म डज नॉट जंप आउटसाइड द वर्टिकली लिंक्ड प्रोडक्ट प्रोसेस चेन। तो सिद्धार्थ जब कह रहे हैं कि भाई इसी बिजनेस में हम आगे बढ़ जाते हैं, क्लोथ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सॉरी रेडीमेड गारमेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके बैक ऑफ द माइंड पर रीजन ये है कि भाई क्यों अनरिलेटेड बिजनेस में जाना है, टोटली एक डिफरेंट पाथ होगा, न्यू पाथ होगा, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिवॉर्ड्स हैं, आपको नहीं पता। तो सिद्धार्थ का ये मत है कि भाई हम शुरू से इस बिजनेस को करते आए हैं, हमें इस बिजनेस की नॉलेज भी है, तो हम इसी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं रादर देन गोइंग इनटू ऑल टुगेदर अ न्यू बिजनेस। ओके, सो बोथ टाइप ऑफ, अगर हम कंक्लूजन दें अपना, तो बोथ टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैव देयर ओन रिस्क। इन कॉन्ग्लोमरेट देयर इज नो लिंकेज विद द कस्टमर ग्रुप, कस्टमर मार्केटिंग फंक्शन, टेक्नोलॉजी यूज्ड व्हिच इज अ रिस्क, क्योंकि सब कुछ आपके लिए नया है। उस टाइप के कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस है, क्या टेस्ट है, आपको बहुत डीप स्टडी जो है एनालिसिस करना होगा, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन इन द केस ऑफ वर्टिकली इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूड फोकस ऑन द ओरिजिनल बिजनेस। तो रिस्क तो वहां पर भी है कि आपका जो मेन बिजनेस क्लोथ वाला पता चले आपने उसको छोड़कर आप कहते हैं भाई रेडीमेड गारमेंट में ना पैसा बहुत है, अपन इसी बिजनेस को करेंगे, और आप उस बिजनेस से अपना ध्यान हटा के जो कि आपका मेन बिजनेस था, जिसके बलबूते आज आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो रिस्क तो दोनों में रहेंगे। कंक्लूजन में आप अपनी तरफ से भी और चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला प्रश्न आते जी हमारे सामने, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस चैप्टर में कई तरह की स्ट्रेटेजी डिस्कस करी जाती है, जिसमें से एक होता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहे हैं कि भैया कैसे दिखती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। अब नाम से ही क्लियर है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। कई लोग इसको ये मान लेते हैं कि स्टेबिलिटी मतलब तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर किसी, एवरीबडी हैज द एस्पिरेशंस, एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर भी आपको साथ में रखनी चाहिए। कई बार हम इतने एग्रेसिवली आगे बढ़ने के पीछे पड़ जाते हैं कि अपना जो एग्जिस्टिंग, जो हमारा एज ऑफ नाउ वाला ढांचा है, उसी को हिला डालते हैं, और पता चलता है कि आपने इतनी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट्स करी कि हाँ हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस था वो भी आपका खत्म हो गया, एंड यू हैड टू क्लोज डाउन द बिजनेस। तो सबसे पहले इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बिजनेस आपका चल रहा है ना, उसमें आप स्टेबल हो जाइए। ऐसा अपने आप को बना लीजिए, कहते हैं ना अंगद के पैर की तरह, भैया ऐसे हो जाओ उस बिजनेस में कि कोई माइक का लाल तुमको हिला ना सके।
पहले तुम इस बिजनेस को जमा लो, उसके बाद जो तुम्हें करना है वो कर लेना। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी बिजनेस का नाम लो, एनी टाइप ऑफ बिजनेस यू थिंक, एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस, डे बाय डे न्यू सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर कमिंग इन। तो आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि सबसे पहले जो थ्रेट है ना हमारे आसपास, इससे बचना। और उससे आप कब बच पाएंगे? अगर आपने अपना एक बार सिक्का चला दिया, उसके बाद बाय वर्ड ऑफ माउथ आपका प्रोडक्ट चलेगा, आपका बिजनेस दौड़ेगा। लेकिन फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लें। तो उसके लिए है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, जहां पर हम कुछ नयापन नहीं लाने की कोशिश करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है हम उसी को लेकर चलेंगे। अपने रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज को इस प्रकार से यूज करेंगे कि हम कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करेंगे। कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है जब आप अपने रिसोर्स कैपेबिलिटीज को उसी तरह से यूज करते हैं कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कीप ऑन यूजिंग दैट, तो तब जाकर हमारी बनती है कोर कॉम्पिटेंसीज और हम कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एक एडवांटेज लेते हैं, जिसको बोलते हैं कि भैया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो वो सब आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी से ही आएगा। आइए देखते हैं। इट सेज अ फर्म ऑप्टिंग फॉर द स्ट्रेटेजी स्टेज विद इन द सेम बिजनेस, सेम प्रोडक्ट मार्केट पोस्चर एंड फंक्शन, मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ एफर्ट एज एट प्रेजेंट। The endeavor is to enhance the functional efficiencies in an incremental functional efficiency। जब फंक्शनल लेवल पढ़ते हैं हम, जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, तो वहां पर जितने भी फंक्शन है, फाइनेंस है, परचेज है, एचआर है, प्रोडक्शन है, एडमिन है, तो कहता हम फंक्शनल एफिशिएंसीज को एनहांस करना चाहते हैं धीरे धीरे इंक्रीमेंटल वे में, कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस हैं वो पूरी तरह से पक्के हो चुके हैं। बेस्ट चीज हम यहां पर अपने कर रहे हैं through better deployment and the utilization of resources. Assessment of the firm is that the desired income and profit would be forthcoming through such incremental improvement in the functional efficiency। और ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में जाते हैं कि जिस जैसे जैसे हम इंक्रीमेंटल धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपनी फंक्शनल एफिशिएंसी में करते रहेंगे, वैसे ही हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डज नॉट इन्वॉल्व अ रीडेफिनेशन ऑफ द बिजनेस कॉर्पोरेट। कहता भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को, कौन हो तुम, क्यों आए। नहीं भाई, कहते हैं जान लिया हमने भाई, हमारा विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव सब तय है, अब तो जो हम करते हैं हम उसी को करते रहेंगे। इट्स अ सेफ स्ट्रेटेजी दैट मेंटेन्स द स्टेटस क्वो, मतलब जो हमारा स्टेटस है वो मेंटेन हमारा रहेगा। इट डज नॉट वारंट मच ऑफ द फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। रिस्क इन्वॉल्व बहुत कम है स्ट्रेटेजी में, क्योंकि जिस चीज की हमें नॉलेज है, जो काम हमें आता है भैया उसी काम को हम कर रहे हैं। मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, सीए बन गए, सबसे पहले तो आप घर में पाओगे भंगड़ा, बल्ले बल्ले और बल्ले बल्ले, सीए बन गए। अब आपने सोचा क्या करूं, जॉब करूं या प्रैक्टिस करूं? किसी ने कहा प्रैक्टिस कर, ठीक है, आपने प्रैक्टिस का सोच लिया। लेकिन मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को कि प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अगर आप 2-3 साल किसी अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर ले तो आपको काम करने का सलीका तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, आपने 3 साल मेरी सलाह मान के किसी बिग 4 में, किसी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया, जिन्होंने खून पसीना आपका बहा दिया, और अब आप एक पक्के जो है बन चुके हो, परिपक्व हो चुके, एक मैच्योर्ड मैन हो चुके हो। अब आपने कहा भाई अब मैं अपनी प्रैक्टिस खोलूंगा। आपने प्रैक्टिस खोली, प्रैक्टिस में आए दिन आपका लोगों से मिलना जुलना होता है, मिलना उठना बैठना होता है। अब कई लोगों की ना फितरत होती है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कई लोगों की फितरत होती है कि आप बैठे हो प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लाइंट आता है, अब क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, बताते हैं जी मेरा ये बिजनेस है, आप मेरे लिए कर देंगे, ये कर देंगे, कंप्लायंसेस कर देंगे, जीएसटी, इनकम टैक्स, वो फलाना ढिमका। अब होता क्या है, आपका कोर क्या है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्यों करी, आपने यही सब सीखा तो ये आपका कोर है। लेकिन कई लोगों की ना आदत होती है, जैसे ही क्लाइंट आया, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, अरे बाप रे इतने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्लाइंट क्या करता है, चेक करता हूं, सर्च करता हूं कैसे इस बिजनेस में आ सकते हैं, और उस चीज के सपने देखने में लग जाते हैं, अपना मेन काम छोड़कर। फिर कोई पर्सन आता है, किसी से आपकी बात हुई, मान लीजिए कोई रियल एस्टेट पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी में डील वगैरह करता है, और प्रॉपर्टी में नॉर्मली 1% जो कॉमन चलता है पूरे भारत भर में, कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका 1% जो डीलर को मिलता है। अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्रैक्टिस में हो, तो नेटवर्क तो है ही है, तो आपका मन किया क्यों ना आप भी रियल एस्टेट में घुस जाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये काम करने के लिए आए हो क्या? पहले भैया अपनी प्रैक्टिस को जमा ले। अभी अभी तू नया नया काम करने लगा है, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में तो घुसना चाह रहा है, रियल एस्टेट की तो ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, अच्छा लगेगा तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को दिखाने जाएगा प्रॉपर्टी, हाँ जी साहब ये वाली प्रॉपर्टी ले लो, करना होगा कभी बाद में सोच लेना, अभी काम है मेन जिस चीज में तुम कोर कर सकते हो भाई। तो कहते अगर ऐसा काम करोगे तो रिस्क इन्वॉल्व भी इसमें कम है, लेकिन अगर इधर उधर घुसने की कोशिश करोगे, जो एग्जिस्टिंग है उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो जो अच्छे क्लाइंट जो तुम्हें मिले थे, जो चाहते थे तुम समय पर उनका काम करो, उनका तो तुम काम कर नहीं करे, वो तो छोड़कर दूसरे सीए के पास चले जाएंगे, और जिस नए काम में तुम घुसे थे उसकी तुम्हें नॉलेज है नहीं, तो होगा क्या, टाइम टाइम फिस हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी करना बड़ा जरूरी है। व्हाइल ऑप्टिंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंसंट्रेट ऑन इट्स रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट लीडिंग टू बिल्डिंग द कोर
कंपिटेंसीज, मतलब मैं इस कदर अपने बिजनेस में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लूंगा कि कोई कॉम्पिटिटर आकर मुझे हिला नहीं पाएगा। एंड द फर्म विद द मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव चूज द स्ट्रेटेजी, मतलब ऐसी फर्म जिनका बहुत ज्यादा फूफा ऐसे ग्रोथ नहीं चाहते कि भाई अपने को ना बस भाई इतने बिलियन डॉलर कमाने हैं, अपना हर कंट्री में सिक्का होना चाहिए, हर सिटी के अंदर अपना नाम ना, कहता भाई मॉडेस्ट ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है हम, वी आर हैप्पी, संतोषम परम सुखाए वाले लोग हैं हम, संतोषम परम सुखाए जो मिला है उसमें खुश रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए वाली स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया काम में आती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने, विद द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन सॉफ्ट क्लॉथ लिमिटेड incurred significant losses in all its previous 5 financial year, पिछले 5 साल से लॉस ही हो रहे हैं। Currently they are into manufacturing of cloth made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra and blends. Competition is intense on account of cheap import. Companies facing cash crunch has not been able to pay the salary to its employee in the current month. भाई बड़ी हालत खस्ता है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन लग रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि डिस्क्राइब इस तरह से किया, कहता है जी सजेस्ट अ ग्रैंड स्ट्रेटेजी दैट कैन बी ऑप्टेड बाय सॉफ्ट क्लॉथ। अब ग्रैंड लिखने से कुछ तो होगा नहीं भैया, तो सिंपल यही कह दो वो कि सजेस्ट अ स्ट्रेटेजी, तो कहता है भाई सॉफ्ट क्लॉथ वालों के लिए क्या करें। क्वेश्चन पढ़कर पता चल गया, हालत खस्ता है, सिग्निफिकेंट लॉसेज इन ऑल द प्रीवियस 5 ईयर्स, चीप इंपोर्ट के कारण कंपटीशन खूब इंटेंस हुआ है, कंपनी का कैश क्रंच है, कहता भाई सैलरीज भी इंप्लॉइज को दे नहीं पाए करंट मंथ में, तो क्या करें, स्ट्रेटेजी बताओ। सबसे पहले तो हम कहेंगे भैया इनको तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, ये तो हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चैलेंज, ऊपर से इंटरनली भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कैश क्रंच है, सैलरीज भी हमने पे नहीं की, तो कंपनी को क्या करना होगा, दे विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कैन दे टर्न इट अराउंड, क्या इसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर हाँ तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, अगर टर्न अराउंड करने के बाद भी लगा नहीं कर सकते तो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, मतलब इस पर्टिकुलर डिवीजन को निकाल दो, और अगर लगा कि नहीं भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसी डिवीजन के बेस पे चल रही है तो हो सकता है आपको लिक्विडेशन में भी जाना पड़े, चाहते या ना चाहते। ठीक है, आइए देखते हैं। So it says Puttar, the company is facing internal as well as external challenges. External environment is in the economic recession and the organization is facing cash crunch also. Company needs to work on the retrenchment और turnaround strategy. सबसे पहले बात करते हैं जी strategy is suitable in case of issues, जो हमने बोला कि turnaround या retrenchment करना है, ये strategy की क्या निशानी, मतलब कब लगाई जाएगी, आपके बिजनेस में क्या ऐसी फीचर्स हमें दिखेंगे जिसके कारण हमें लगेगा कि भैया अब तो ये तुम्हें लगाना पड़ेगा, तो क्या क्या निशानियां हैं। कहता अगर नेगेटिव कैश फ्लो है, परसिस्टेंट काफी समय से नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस जो है अनकॉम्पिटिटिव हो चुका है, वो तो उसने बताया कि भैया चीप इंपोर्ट के कारण कंपटीशन बहुत है, मतलब हमारा सामान नहीं बिक रहा, मार्केट शेयर हमारा डिक्लाइन होता है, जरा ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरा सामान नहीं बिक रहा तो भाई किसी और का तो बिक रहा है ना, मतलब मेरा मार्केट शेयर कम हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटी डिटीरियोरेट होती जा रही है, मतलब जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, स्टाफ ज्यादा है, इंप्लॉइज का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंप्लॉय छोड़कर जा रहे हैं, इंप्लॉइज को जब ना सैलरी मिल रही है ना उन्हें कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंप्लॉइज नहीं रहना चाहते, मोरल लोगों का लो है और कुछ भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मिसमैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि भाई हमसे ना इनकम आ रही है, खर्चे हमारे हो रहे हैं, प्रॉफिट हमारा हो नहीं रहा, लॉस हो रहे हैं, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्या कहोगे, मिसमैनेज तो कहोगे। द कंपनी में कंसीडर टू सब्सटेंशियली रिड्यूस द स्कोप ऑफ इट्स एक्टिविटी, दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरियाज एंड डायग्नोज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो कहता सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करो, क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका कॉज ढूंढो, हो सकता है आपको रिड्यूस करना पड़े स्कोप, स्कोप रिड्यूस करने का मतलब हो सकता है जो पर्टिकुलर डिवीजन है उसको बंद करना पड़े, या फिर डिवीजन के अंदर प्रोडक्ट लाइंस हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन को हमें बंद करना पड़े, फिर उसके बाद स्टेप्स आपको लेने होंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, दीज स्टेप रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। क्या क्या है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूजेस टू फोकस ऑन वेज एंड मींस टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, तो हम कहेंगे कि भैया आप टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, जहां पर आप पूरी तरीके से अपनी कोशिश करेंगे कि जो ये गलत चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, इसको खत्म करके हम किसी तरह से अपने आप को पॉजिटिव की तरफ लेकर आए। यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स, हो सकता है मार्केटिंग आपको अच्छे तरीके से करनी पड़े, हो सकता है अपनी कॉस्ट को कम करना पड़े, हो सकता है कुछ इंप्लॉइज को निकालना पड़े, वट एवर, तो कई सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। कहता है दूसरी ऑप्शन है, इफ इट कट्स ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट डिवीजन और SBU और curtail the product line और reduces the function, तो उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा डालते हैं तो हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जब आप रिवर्स करें तो हम बोलेंगे डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। और इफ नन ऑफ दीज एक्शंस वर्क देन इट मे चूज टू अबंडन द एक्टिविटीज टोटली, मींस रिजल्टिंग इन अ लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। हो सकता है हमें अपने बिजनेस को ही बंद करना पड़े, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे सामने। कहता जी इफ सप्लायर्स आर अनरिलायबल और टू कॉस्टली, जिनसे हम सामान लेते हैं सप्लायर, कहता जी अनरिलायबल है, मतलब कभी भी मना कर सकते हैं, या फिर बहुत कॉस्टली हैं, तो कहता हम क्या करें। बड़ी सिंपल सी बात है, उस केस में रॉ मटेरियल के ऊपर खुद का कंट्रोल ले लो, खुद से बनाना चालू करो। तो कहता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, यही उत्तर है। मार्केट पेनिट्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये उत्तर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपको करना चाहिए। मतलब बैकवर्ड मतलब
आप उस चेन में पीछे रॉ मटेरियल तक पहुंच जाओ, रॉ मटेरियल के ऊपर जो है सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर खुद का कुछ सोर्स जो है ढूंढे। देन इट सेज नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिफिकेशन प्राइमरीली हेल्प्स, कहता है लोग डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द कंपटीशन, जी नहीं। टू रिड्यूस द रिस्क, हाँ जी। टू रिड्यूस टैक्सेस, नो। टू रिड्यूस द कॉस्ट, नो। तो करेक्ट आंसर है बी, टू रिड्यूस द रिस्क। डाइवर्सिफाई किया जाता है रिस्क रिड्यूस करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन से आप एक से ज्यादा बिजनेसेस में जब एक साथ रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही समय पर आपको सभी बिजनेस में झटका नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का सेशन रहा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। मैं मुलाकात करूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।